जनपद फतेहपुर विकास के क्रम में आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी जिला, जहां पर विकास मध्यम रफ्तार और भाजपा के परिचय के साथ विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है। जनपद में जहां भाजपा के संगठन में विभिन्न नेता जनता हित में कार्य कर रहे हैं, तो वहीं फतेहपुर के मिंदगी तहसील में व्यापार मंडल व भाजपा नगर मंत्री स्वाति ओमर, जिन्होंने अपने कार्यों से पूरे जनपद में एक अलग ही छाप बना रखी है, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, जहाँ पर उन्होंने बताया कि अपनी शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए स्वाति ने बताया कि पुखराया में जन्मी स्वाति बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। लोगों की मदद करना उन्होंने अपने परिवार से सीखा। स्नातक की पढ़ाई के उपरांत स्वाति का विवाह बिंदगी में हो गया। घर की जिम्मेदारी आने के साथ साथ स्वाति ने अपना पारिवारिक जीवन बड़ी ही कुशलता के साथ निर्वहन किया, मगर कहीं न कहीं स्वाति के अंदर समाज सेवा का बीज भी पनप चुका था। स्वाति ने बताया कि जब उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की बात की तो घर में कुछ विवाद भी हुए, पर इन सब चीजों में उनके पति ने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा, बल्कि हर कदम पर स्वाति की ढाल बनकर आगे रहे। कोरोना काल में जब समस्याएं विकराल रूप ले रही थी, ऐसे में स्वाति लोगों की मदद करने का जज्बा उन्हें घर से बाहर निकलकर लोगों को मदद पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्होंने जरूरतमंदों तक कोरोना काल में मदद पहुंचाने का भी कार्य किया। आइए देखते हैं संवाददाता पंकज पटेल के साथ संदीप की इस विशेष रिपोर्ट में। स्वाति ओमर, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष, भाजपा नगर मंत्री बिंदगी। मेरा नाम स्वाति है। मैं कानपुर देहात के पुखराया से हूँ। मेरी जन्मस्थली पुखराया है। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल ओमर है। मेरी माताजी का नाम अरुणा ओमर है। मेरी शिक्षा स्नातक है और मेरा विवाह यहाँ पर बिंदगी में हुआ। श्री विश्वनाथ जी गुप्ता जी मेरे फादर हैं एंड श्री गायत्री गुप्ता सी इज माई मदर इन लॉ। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर सुशील ओमर। पहले तो हम लोग मैं एक हाउसवाइफ की तरह ही रही। 10 साल का पीरियड रहा, 2008 से 2018 तक। फिर अचानक से 2018 में मेरा ननिहाल भी यहीं का है। श्री सीताराम जी बुक सेलर, वो मेरे नाना जी हैं। तो उनका विचार था कि मैं कुछ करूं, मैं अपनी पहचान बनाऊं समाज में। तो उन्होंने मुझे समाज सेवा के लिए व्यापार मंडल में बोला आने के लिए। उसमें मेरे पापा जी की भी परमिशन मुझे मिली, क्योंकि मेरे पापा जी समाज सेवी हैं। उन्होंने उमर वैश्य के लिए बहुत काम किए हैं और 30 या 35 वर्ष से वो उमर वैश्य के लिए बहुत काम कर रहे हैं और भी समाज के लिए और भी बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के मार्गदर्शन से सबसे पहले मैं व्यापार मंडल की अध्यक्ष बनी 2018 में 15 फरवरी को। वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई। धीरे धीरे मैंने महिला संगठन इकट्ठा किया, फिर मैंने उसको चलाया। 2 साल की बहुत मेहनत की और बहुत ईश्वर की कृपा रही कि बहुत अच्छा संगठन चला। और उसके बाद फिर मुझे भाजपा में भी स्वीकार किया गया कि नहीं, आप भाजपा में आइए और भाजपा में आपको पद मिल सकता है। फिर मैंने पहले तो मेरे यहाँ से कोई राजनीति में नहीं था। समाज सेवा तो सभी ने की है, लेकिन राजनीति में कोई नहीं था, तो थोड़ा लग रहा था कि कैसे करेंगे। फिर भैया लोगों का सपोर्ट मिला, जितने भी कमेटी मेंबर्स थे। पहले तो थोड़ा सा डर लग रहा था, फिर सब फैमिली की तरह मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे मुझे नॉलेज नहीं था, सभी ने बताया, नहीं भाभी ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, यहाँ जाना है, ऐसे। तो सारी चीज़ें मैनेज हो गई और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज मुझे ऐसा लगता है जैसे व्यापार मंडल की जो भी टीम है वो मेरी एक फैमिली है और भाजपा की भी टीम मेरी एक फैमिली है। ये 2 मुझे नए परिवार मिले राजनीति में जुड़ने से, व्यापार मंडल में जुड़ने से। मंडल में जब मैं आ रही थी तब थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। ये बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे क्या होगा, तो पहले तो आने में लग रहा था। फिर उसका जब व्यापार मंडल के 2 साल के मेरा पीरियड जब देखा, सभी ने, मेरे घर वालों ने देखा, लोगों ने देखा, तो ये बोले कि नहीं, अब तुमको इसमें भी, राजनीति में भी आना चाहिए। नाना जी की भी परमिशन मिल गई, पापा जी की परमिशन मिल गई, फिर मैंने ज्वाइन किया। तो बाहर मैनेज करना ये एक बहुत बड़ी बात है कि घर भी आप मैनेज कर लें और बाहर भी मैनेज कर लें। लेकिन जो महिलाएं आगे निकलना चाहती हैं तो कुछ लोगों के घर से परमिशन नहीं मिलती है, कुछ लोग निकलना ही नहीं चाहती, परमिशन है। तो महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत सारी समस्याएं हैं और ईश्वर की कृपा रही कि मुझे घर से भी सपोर्ट मिला और मुझे भी इंटरेस्ट रहा कि नहीं, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। वैसे तो मैं जॉब करना चाहती थी, मुझे स्टडी में इंटरेस्ट था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं समाज सेवा या राजनीति में आऊँगी, लेकिन कुछ इस तरह से बहुत जल्दी शादी हुई और फिर यहाँ आए, फैमिली में लग गए, समय ही नहीं मिला। तो फिर अब मुझे एक ये नया फील्ड मिला
तो मैंने कहा कि अब कुछ नहीं करने को मिला तो इस फील्ड में समाज सेवा ही करेंगे। तो हम तो सिर्फ समाज सेवा ही करने आए थे और समाज सेवा ही कर रहे हैं। राजनीति एक माध्यम है समाज सेवा करने का, क्योंकि हम डायरेक्ट समाज की हेल्प ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम राजनीति में आए तो हमको पावर भी मिल गई थोड़ा सा, कि नहीं, विधायक जी बोले कि नहीं बेटा चिंता मत कीजिए, हम आपका ऐसा सहयोग कर देंगे। इधर मतलब हम सेल्फ इतना वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे विधायक जी का सपोर्ट मिल गया, सांसद जी का सपोर्ट मिल गया। अगर मेरे दरवाजे पर कोई आया, बोला कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, इतना मतलब कैसे आप सहयोग करेंगी, तो हम उनके पास लेकर के गए। तो उनसे भी मतलब हर तरह से, जैसे आप राजनीति में जाएंगे तो उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि नहीं, आपको सपोर्ट, आप पर्सनली किसी की इतनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रुप में किसी संगठन में मिल करके अगर हम सब थोड़ी थोड़ी मदद करें तो उस व्यक्ति की अच्छे से मदद कर सकते हैं। बाहर निकलते थे, चारों तरफ एकदम सन्नाटे से कई बार नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया और उसमें हम लोग जैसे जहानपुर है, मीरकपुर है या लंका रोड के पीछे क्वेट्रा बस्ती है, वहाँ पर ज़्यादातर अशिक्षित बस्तियाँ हैं, वहाँ पर शिक्षा का अभाव है। तो हम लोग ऐसी जगह पर जाकर के नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम करते हैं। तो इससे जो अशिक्षित महिलाएं होती हैं उनको बताते हैं कि किस तरह से आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप पुलिस की नहीं हेल्प ले सकते हैं तो आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आइए, मैं बात करूँगी। जिस तरह से भी हो सकता है यथासंभव मैं उनकी मदद करती हूँ। और उनको मैं ये बताती हूँ कि आज के ज़माने में कन्या जो है वो बोझ नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या बिल्कुल मत करें। आज के ज़माने में बेटों से ज़्यादा बेटियां उन्नत कर रही हैं, इसलिए किसी को भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। इस तरह से मैं नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम से लोगों को जागरूक करती हूँ। बिल्कुल बेटियां बेहतर कर सकती हैं, उनको मौके की तलाश है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मौका कौन देगा? हम और आप जब शिक्षित होंगे तभी तो हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। सबसे अनिवार्य है जो वो है शिक्षा। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारी बेटियां पढ़े लिखेंगी। जब हमारी बेटियों के साथ अन्याय नहीं होगा तो वो आगे अपने आने वाले फ्यूचर को वो जागरूक करेंगी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, जिससे हमारा देश उन्नत करेगा, हमारा राज्य उन्नत करेगा, हमारा नगर उन्नत करेगा। यही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में बेटियां बेटों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो बेटियां करके दिखा रही हैं। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड ऐसी बाकी नहीं जहां बेटियां आगे ना हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे बैंक हो या स्कूल में टीचर्स हों या IAS PCS की परीक्षा हो। हर फील्ड में बेटियां आगे हैं। राजनीति में भी बेटियां आगे हैं, समाज सेवा में भी बेटियां आगे। फिर क्यों लोग भ्रूण हत्या करते हैं, क्यों लोग दहेज की मांग करते हैं? उन लड़कों से पूछिए जो लड़कों की 30-30 साल तक, 40-40 साल तक शादियां नहीं हो पा रही हैं। आज ये समाज में बहुत बड़ी समस्या है कि लड़के 30-30, 40-40 साल के बैठे हुए हैं और उनकी शादियां किसी कारणवश, क्या भाई, संबंध ही नहीं आ रहे हैं। बेटियां मेरे ख्याल से कम हो रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। बिना दहेज के भी बेटियों की शादी हो सकती है। अच्छा, जिन लोगों के पास प्रॉब्लम है वो हम लोगों के पास आ सकते हैं। DM साहिबा की ओर से सामूहिक विवाह चलाया जाता है, या जो लोग अपने बच्चों की विवाह सामूहिक विवाह में नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई मेरे पास आए और हम उनकी मदद करें। हम लोग खुद चाहते हैं कि जिनको प्रॉब्लम हो वो हमारे पास आएँ और हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। लोग आते ही नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। संदेश देना चाहूँगी कि आप अगर आपके यहाँ बेटी हो, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको इतना काबिल बनाइए कि वो खुद भी हारना चाहे तो कभी हार ना पाए। तो लोग डरते थे वैक्सीन लगवाने से, उनमें बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं। फिर हम लोगों ने फ़ोन करके हॉस्पिटल में बुलाया लोगों को कि आप आइए, वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे धीरे करके जब कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर और लोगों ने कराया और मेरे व्यापार मंडल की ओर से 10 से 15 कैंप हो चुके हैं और मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है व्यापार मंडल की ओर से। और भी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उन लोगों ने भी टीकाकरण का कार्यक्रम किया, तो मैंने सभी का सहयोग किया ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जब टीकाकरण का कैंप लगाती हूँ तो उसमें
टेंट की व्यवस्था रहती है, फ्रूटी वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये सारी व्यवस्थाएं संगठन की ओर से रहती हैं। सभी महिला संगठन एंड पुरुष संगठन साथ में मिल करके ही सारा कार्य करते हैं। शुरुआत कुछ तो बहुत कम थी, लेकिन अब फिर भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हर महीने मीटिंग में भी आती हैं, मेरा सहयोग करती हैं, हर तरह से सहयोग करती हैं, समय भी देती हैं, तन मन धन से सपोर्ट करती हैं, और अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उससे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बेटियों को, महिलाओं को बढ़ने दें, उनको आगे निकलने दें और उन पर पाबंदी ना लगाई जाए। सबसे कीजिए कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। जब हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी, बहनें शिक्षित होंगी, तभी वो अपने परिवार को शिक्षित करेंगी। अगर परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, नगर, प्रदेश और हमारा देश शिक्षित होगा तभी सुरक्षित होगा। का वो दौर जिसको कोई भी नहीं याद करना चाहेगा, ईश्वर न करे कभी हमारे लाइफ में अब फिर से दोबारा कोविड आए। बहुत ही चैलेंजिंग दौर था उस टाइम, जब कोई भी नहीं निकल रहा था। हम लोग हैंड सैनिटाइज़र लेकर के हर आधे घंटे में, 15 मिनट में जब भी याद आती थी तुरंत सैनिटाइज़र करते थे, मास्क लगाते थे और कोशिश करते थे कि सभी लोग दूर दूर चले और कोई भी इसमें ना फंसे। और हम लोग, हमारी टीम भी निकली बाहर। हम लोगों ने जो लोग डेली कमाते खाते थे उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स थी, हम लोगों ने उनको राशन दिया और भोजन भी दिया, मास्क दिया। और जिसने जिस तरह से बोला कि नहीं दीदी मेरी ऐसे हेल्प चाहिए, तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। मेरे पापा जी ने प्रधानमंत्री को कोष में भी 10,000 रुपये की राशि दी। इस बार भी उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाटर कूलर लगवाया है। तो इस तरह से हमारे घर में कोई ना कोई सामाजिक कार्य होते ही रहते हैं, जिनको देख करके मैं भी कुछ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। और हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे मास्क और सैनिटाइज़र भी वितरण किए अपनी टीम की ओर से। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि हम लोग अपने टीम की ओर से पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सामान वितरण। जैसे कि गर्मी का सीज़न था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कोरोना का टाइम उस टाइम मेरे ख्याल से निकल चुका था, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा था। तो मेरे पापा जी की इच्छा थी कि नहीं अपने यहाँ से भी कुछ ना, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे घर के बाहर सब्जी मंडी भी लगती है, तो यहाँ बाहर के व्यक्ति बहुत सारे आते हैं जो लोग प्यासे होते हैं। तो पापा जी का मन था कि शरबत का वितरण करा दिया जाए, तो इस वजह से हमने कई दिनों तक शरबत का वितरण कराया था। कार्यक्रम कई बार चलाया गया है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं, बेटों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं देखती हूँ समाज में कि जिसके बड़े भाई होते हैं वो अपनी छोटी बहनों को दबा करके रखते हैं, तो अपनी बहनों को दबाए नहीं, उनको खुलकर जीने का मौका दें, उनको खुलकर उनको सपोर्ट करें। वो जो कुछ करना चाहती हैं उनको करने दें। हाँ, वो कोई गलत काम बस ना करें, इतना बस ध्यान दीजिए। बाकी वो भी उड़ना चाहती हैं, वो भी आपसे ज़्यादा आगे निकल सकती हैं, वो आपसे ज़्यादा वर्क कर सकती हैं, वो आपसे ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं। केवल आप उन्हें एक मौका दीजिए, एक सपोर्ट दीजिए। बेटियां 2 कुलों की शान होती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ उनके सपनों को पंख देने की। वो उड़ना चाहती हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ में शिक्षा होगी तो हम लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटों को भी पढ़ाएंगे कि वो अपनी बहनों की रक्षा करें, अपनी माँ की रक्षा करें, अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी पत्नी का सम्मान करें। जब वो माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान करेंगे तो नॉर्मल बात है कि समाज हमारा आगे बढ़ेगा। तो मैं बेटों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने घर की बेटियों को दबाए नहीं, बहनों को